मुझे वो दिन आज भी याद है, जैसे किसी ने मेरी गर्दन झुकाने की कोशिश की हो। हर तरफ शोर था, मेहमानों की आवाजें, औरतों की सरगोशियां, हंसी के कह कहे और पंडित जी हाथ में झोला लिए तैयारी करने में व्यस्त थे। मगर मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था, एक बेचैनी, एक तूफान, जैसे अंदर कोई चिल्ला रहा हो, ये सब बंद करो, मुझे इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना। मेरे पापा खामोश खड़े थे, चेहरे पर वही संजीदगी, जैसे उनका हर शब्द आखिरी हो। मैं अंदर से जल रहा था, आंखों में उनकी आंखों डालकर कहा, पापा ये शादी नहीं हो सकती। वो बच्ची है, उसे खबर भी नहीं कि शादी का मतलब क्या होता है। उन्होंने मेरी बात शांति से सुनी और फिर दराज से एक लिफाफा निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट, फ्लाइट कल है, तुम इसे ले सकते हो, लेकिन शादी के बाद। मैंने वो कागज जैसे जहर की तरह हाथ में लिया। आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उन्होंने साफ शब्दों में जवाब दिया। हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं। वो अनाथ लड़की है, उसे किसी की नजर ना लगे, इससे पहले हम चाहेंगे कि वो शादीशुदा कहलाए। मैं दांत पीस कर रह गया, कोई दलील, कोई आवाज, कुछ भी उनके फैसले को हिला ना सका। और फिर वो लम्हा आया जब मेरे हाथ में उसका हाथ रख दिया गया। मेरे बगल में एक मासूम बच्ची सिर झुकाए बैठी थी, लाल रंग के जोड़े में अपनी उंगलियां मरोड़ती हुई। फिर पंडित जी की आवाज गूंजी, फेरे के लिए खड़े हो जाइए। मेरे पांव कांप गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन आखिरकार मैं उठकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। मुझे वो पल जहर की तरह याद है। ये क्या कर रहा हूं मैं? ये मेरी जिंदगी है, कोई खिलौना नहीं। लेकिन फिर सब कुछ हो चुका था। शादी पूरी हुई, वो लड़की खुशी से उछलती हुई कभी अपने गहने अपनी सहेलियों को दिखाती, तो कभी कमरे में दौड़कर अपना सामान समेटती, और मैं बस खामोश बैठा रहा। सबने जैसे अपना फर्ज निभा दिया। वो हंसती रही, शरारत करती रही। किसी ने नहीं देखा कि मैं अंदर से किस तरह टूट चुका हूँ। दादी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब तुम आराम से लंदन जाओ, सब भुला दो। मैंने उनकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, जो भुलाया जा सके वो कोई जख्म होता है, लेकिन ये तो एक जहर है। अगली सुबह मैं फ्लाइट के लिए रवाना हुआ। पासपोर्ट मेरे हाथ में था, मगर दिल कहीं पीछे रह गया था। प्लेन की खिड़की से नीचे झांक कर सोचा, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, और उस दिन मैं अपनी मर्जी का फैसला खुद करूंगा, किसी और का नहीं। लंदन पहुंचते ही मैंने खुद को सबसे दूर कर लिया। हर रिश्ता, हर याद, मैंने वो देश, वो लड़की, वो शादी, सब कुछ बंद करके किसी अंधेरे में दफन कर दिया था। शुरुआत में मुश्किल हुई, दिल बार बार पीछे घसीट लाने की कोशिश करता था, मगर जब तुम्हारा खून उबाल मार रहा हो और तुम्हें सिर्फ जीतने की लत हो, तो तुम पीछे देखना छोड़ देते हो। मैंने भी छोड़ दिया। पहले 6 महीने एक गंदे से अपार्टमेंट में गुजारे। ना वहां पर ठीक से लेटना आता था, ना बैठना, ना कोई ठीक से खाना। साथ में पढ़ाई, यूनिवर्सिटी का दबाव, नौकरी की तलाश और अकेलापन। मगर मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जिन्होंने मुझे पीछे धकेला था, उन सबको एक दिन कुछ कर दिखाने की कसम खा ली थी। पहली नौकरी एक फूड बार में मिली। ग्लास धोता था, बर्तन उठाता था, झाड़ू लगाता था। कई बार लोगों ने टिश्यू पेपर मेरे मुंह पर फेंका। एक बार किसी ने कहा, तू बाहर से आया है ना, ये काम तेरे जैसे लोगों के लिए ही है। मैं पलटकर मुस्कुराया और जवाब दिया, अभी तो यही है, लेकिन कल तुम्हारी नौकरी भी मैं ही ले लूंगा। शायद उसी दिन से मेरी आंखों में एक पागलपन का सपना आ गया था। फिर एक इंडियन ने मुझे गारमेंट फैक्ट्री में शिफ्ट करवा दिया। वहां से मेरा सिस्टम चल पड़ा। दिन में यूनिवर्सिटी, रात को काम करना। 5 साल यही चलता रहा। मैंने वो सब जमा किया जो एक बड़ा ब्रांड बनाने के लिए चाहिए था, और फिर युवराज फैशन हाउस खोला। शुरुआत में सबने मेरा मजाक उड़ाया, ये ओवरसीज इंडियन जाकर लंदन में फैशन का बिजनेस करेगा। मगर मैंने उन हंसने वालों को नौकरी दी, वो भी अपनी शर्तों पर। औरतों का मेरे आसपास होना एक मामूली बात बन गई थी। चाहे वो डिजाइनर हो, मॉडल हो, या फिर क्लाइंट्स, सबको मुझ में एक हॉट कामयाब मर्द दिखाई देता था, जिसकी आंखों में एक अलग ही जुनून होता था। मैं दिल लगी करता, बिस्तर बनाता, लेकिन जज्बात वो मेरे लिए मर चुके थे। एक बार किसी लड़की ने पूछा, डू यू बिलीव इन लव? मैंने सिगरेट सुलगाई और कहा, लव इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक, इट इज द सेल टैग ऑन अ ब्रोकन आइटम। फिर मैंने खुद को चीज बना दिया, वो चीज जो महंगी थी, कीमती थी और किसी के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल थी। बिजनेस बढ़ता गया, मेरा चेहरा मैगजीन्स में आने लगा। शोरूम में लोग मेरी मौजूदगी की कीमत पर चीज खरीदने आते थे। हर कामयाबी मुझे उस वक्त की याद दिलाती
जब मैंने अपनी शादी निभाने से इनकार करके यहाँ आया था। 12 साल गुजर चुके थे। एक रात मैं अपने पेंट हाउस की छत पर बैठा था, सिगरेट के धुएं में डूबा हुआ। नीचे शहर की रोशनियों का सैलाब था। मेरे फोन पर मैसेज आया, युवराज बेटा, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, शायद आखिरी मौका हो उनसे मिलने का। ये मेरी दादी का मैसेज था। कई पल मैं शांत बैठा रहा। दादाजी वही जिनकी मौजूदगी ही इस घर की बुनियाद थी, जिनकी खामोश नजरें हमेशा मुझ पर सख्ती करती थीं, मगर जिनके साए के बिना वो छत पूरी नहीं थी। मैंने सिगार बुझाया। 2 दिन बाद इंडिया की फ्लाइट बुक करवाई। बिना किसी को बताए मैं किसी इमोशनल रीयूनियन के लिए नहीं जा रहा था। मैं सिर्फ अपनी आखिरी पुकार पूरी करने जा रहा था। एयरपोर्ट पर कोई मुझे लेने नहीं आया। मैं खुद गाड़ी लेकर दादाजी के पुराने घर पहुंचा। दरवाजा खोला तो वहां कुछ भी नहीं बदला था। वही पुराना फर्श, वही पेंट और वही दीवारों पर टंगी तस्वीरें। बस उनमें अब उम्र का फर्क आ गया था। अंदर दाखिल हुआ तो एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई। मेरी दादी। युवराज, मेरा बच्चा। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, लेकिन मैं बिल्कुल सीधा खड़ा रहा। दादाजी अंदर हैं, वो बहुत कमजोर हो गए हैं, तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। मैंने सर हिलाकर उन्हें देखा, फिर अंदर चला गया। वो बिस्तर पर लेटे थे। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, लेकिन आंखें खुली थीं। मुझे देखते ही उनकी आंखों में रोशनी आ गई। उन्होंने हाथ उठाया, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। मैं झुककर उनके हाथ को पकड़ा। आपके आदेश पर आया हूं। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया। बस इतना ही लम्हा था, कुछ अलग लेकिन अजीब सा। मैंने खुद से कहा था कि सिर्फ 2 दिन ही रुकना है, दादाजी को देखना है, कुछ औपचारिकताएं निभानी हैं, फिर वापस चले जाना है। लेकिन जिंदगी ने ऐसा मोड़ दे दिया जिस पर मैं तैयार नहीं था। अगले ही दिन परिवार में किसी की मंगनी थी। दादी ने कहा, चलो, सब लोग तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने साफ कहा, मैं यहाँ कोई तमाशा देखने नहीं आया हूँ। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बस आकर एक कोने में बैठ जाना, न मुस्कुराना, न किसी से कुछ कहना, और वैसे भी तुम्हें कौन याद करता है। मैं चुप रहा। रात के 8 बजे मैं ब्लैक कलर के कुर्ता पहनकर उस प्रोग्राम में दाखिल हुआ। सबकी नजरें एक लम्हे को मुझ पर रुकी, फिर सब दोबारा व्यस्त हो गए। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैंने बस दीवार से लगा एक खाली सोफा देखा, और वही काफी था मेरे लिए। फिर वो आई। सामने से जोरदार हंसी की आवाज आई। मैंने गर्दन मोड़ी तो वक्त ठहर सा गया। डार्क रेड वाइन कलर का गाउन सूट, मरून लिपस्टिक, आंखों में काजल और आंखें जैसे बिजलियां चमक रही हों। एक पल को लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूं, लेकिन नहीं, वो वही थी, काव्या, मेरी पत्नी। अब वो 15 साल की बच्ची नहीं थी, वो औरत बन चुकी थी, और बेहद खूबसूरत भी। उसके साथ एक लड़का था, अजय, जो कोई लफंगा लग रहा था। शर्ट के ऊपर जैकेट पहने हुनकार मार रहा था, जैसे इस महफिल का वही स्टार हो। काव्या उसकी बाहों में हाथ डालकर चल रही थी और हंस रही थी। मेरे अंदर जैसे कोई खलबली मची, लेकिन मैंने कुछ जाहिर नहीं किया। मैंने नजरें चुराई, लेकिन वो मुड़ी नहीं। फिर अचानक मेरी तरफ आती हुई नजर आई, जैसे जानबूझकर मेरे सामने से गुजरी। नजर मिली और उसने एक मुस्कुराहट दी। वो मुस्कुराहट जिसमें सिर्फ बर्फ थी, तंज था, और एक तेज चाकू। मैं झुककर दादी से पूछा, वो लड़की कौन है? दादी ने ठंडी सांस लेकर कहा, काव्या, तुम्हारी पत्नी। मेरे अंदर जैसे धमाका हुआ, मगर चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। यही है, मैंने दोहराया। दादी ने हामी में सिर हिलाया। अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो, मगर वक्त ने उसे और ज्यादा मैच्योर कर दिया है। मैं उठा और टेरेस पर जाकर खड़ा हो गया। पीछे से आवाज आई, भाग गए हो? देखना बर्दाश्त नहीं है। मैंने पलट कर देखा तो वही सामने खड़ी थी। तुम तो काफी बदल गए हो युवराज। अब वो दुबला पतला लड़का नहीं रहा जो तेरे लिए रो रहा था, मैंने ठंडे लहजे में कहा। और तुम भी वो बच्ची नहीं रही जो अंगूठा चूसती थी। वो हंसी। सही कहा। अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, और वो अजय है। मैंने दांत भींचकर कहा, हाँ, उससे प्यार है। तुम्हारी मोहब्बत की औकात सिर्फ 2 तस्वीरें हैं, मैंने कहा। वह आगे बढ़ी और बोली, और तुम्हारी मोहब्बत की औकात 12 साल तक की खामोशी, एक फोन तक नहीं। मैं चुप हो गया। वो चली गई, मगर वो पल मेरे अंदर कैद हो गया। उसी रात मैंने घर वापसी पर अपना ईमेल चेक किया, जिसमें लिखा था, तलाक चाहिए। मैंने उसे बस ऊपर से ही पढ़ लिया, खोलकर नहीं देखा। अगली सुबह जब नाश्ते पर आया तो दादाजी बोले, कल काव्या की रस्म है, अजय के साथ, तुमसे बात करना चाहती है। मैंने बस सिर हिलाया।
दादी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेरी तरफ देखा, जैसे जांच रही हो कि अब मैं टूटूंगा या फिर तोड़ दूंगा। शाम को जब सब लोग कमरे में व्यस्त थे, काव्या ऊपर आई। मैं अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। दरवाजा खुला और वो अंदर आ गई। ये मेरा भी घर है, दरवाजा बंद नहीं किया तुमने? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मेरी इजाजत से न मेरे वजूद से? मैंने कहा, कुछ नहीं। वो धीरे धीरे चलती हुई सामने आकर खड़ी हो गई। मैं जानती हूँ तुमने ईमेल देखा था, जवाब क्यों नहीं दिया? मैं कुर्सी से उठकर उसके पास गया। इसलिए कि अभी तुम वो हो जो खुद को मेरी शादी से आजाद समझती हो, और मैं वो हूँ जो तुम्हें आजाद नहीं करना चाहता। वो बोली, शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी, अब तलाक मेरी मर्जी से ही होगा। तुम मुझसे नफरत करते हो? नहीं, तुम मेरे लिए अजनबी हो। मैं ना तुमसे नफरत करता हूँ, ना मोहब्बत, और अजय के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ मैं। ये कहकर वो मुड़ी, दरवाजे की तरफ गई। मैंने सिर्फ इतना कहा, फिर वो जिंदगी तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगी। दरवाजा बंद हुआ। मैं वापस कुर्सी पर बैठा, लैपटॉप बंद किया, आंखें बंद की, और उसकी वो मुस्कुराहट, उसकी वो आंखें, उसका गुरूर, सब मेरी नजरों के सामने था। मैं जानता था अब खेल मेरे हाथ से निकलने लगा है, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। ये शुरुआत थी। मेरा जख्म, मेरी जीत और उसका गुरूर, ये जंग मेरी मर्जी से खत्म होगी। मैंने भी फैसला कर लिया था, उसे नजरअंदाज करूंगा। जितना ज्यादा वो दिखने की कोशिश करे, उसे उतना ही उसके हाल पर छोड़ दूंगा। न कोई बात, न कोई नजर। वो दिन में दादाजी के पास बैठी औरतों के साथ हंसती, शाम को अजय के साथ लॉन में चहलकदमी करती। मैं छत से कॉफी के कप के साथ नीचे उन्हें देखता, जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार चल रही हो। मैं जानबूझकर नाश्ते के वक्त देर से नीचे आता। वो उठ चुकी होती या अजय के साथ किसी कोने में बातें कर रही होती। घर में सब लोग नॉर्मल थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे मेरा यही होना बस एक मेहमान की तरह है। दादाजी की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, लेकिन उनके शब्द अभी भी वजनदार थे। युवराज, काव्या को बेखबर मत समझना, वो अब बच्ची नहीं रही। मैंने सिर हिलाया। रात को जब सब सोने जा रहे होते, मैं लॉन में निकल जाता, अंधेरे में सिगरेट जलाता और बस खामोशी से सब याद करता। फिर दोबारा मेरे फोन में वो मेल आई। मैंने मोबाइल की स्क्रीन को घूरा। दिल में अजीब सा खिंचाव हुआ, लेकिन चेहरे पर कुछ भी न लाया। मैंने मेल खोल कर देखा। मुझे अपनी मर्जी की जिंदगी जीने दीजिए, इसीलिए तलाक दे दीजिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, अब मैं सिर्फ आज़ादी चाहती हूँ। मैंने मेल बंद कर दिया। पहली बार सिर्फ कंधे झटक कर रह गया। अगले दिन जब अजय की गाड़ी आकर काव्या को लेने आई, वो फ्रंट सीट पर बैठकर हंसी। जाते वक्त मेरी तरफ देखा। मेरी नज़र उसके चेहरे से हटी नहीं, मगर मैं जाहिर कुछ नहीं किया, सिर्फ अंदर से दांत भींचे और लॉन में पकड़ा हुआ कप फेंक दिया। फिर एक और मेल आया, फिर एक और, हर रोज वही लाइन, तलाक चाहिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, न डिलीट किया, न रिप्लाई दिया, बस देखा, बंद किया और खुद को व्यस्त कर लिया। फिर एक दिन शाम को जब मैं किचन में दाखिल हुआ, तो वो वहां मौजूद थी, एक हाथ में चम्मच और दूसरे में मोबाइल। मुझे देखकर वो रुक गई, लेकिन तुरंत खुद पर काबू पाया। मैंने कुछ नहीं कहा, फिर से पानी निकाला और जाने लगा। युवराज, उसने आवाज दी। मैं रुका, लेकिन पलटा नहीं। ईमेल देखी थी? मैं खामोश रहा। जवाब क्यों नहीं देते? मैंने धीरे से कहा। कभी कभी खामोशी ही जवाब होती है। वो चुप हो गई। समझती हो ना क्या कह रहा हूँ? वो बोली, समझती हूँ, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करती। मैं मुड़ा और उसके पास आया, 2 कदम की दूरी रखी, उसकी आंखों में झांका। तुम चाहो या न चाहो, तुम मेरी हो। ऐसा सिर्फ मैं नहीं सोचता, ये वो सच्चाई है जो तुम हर बार झूठ बना देती हो। उसने पीछे हटकर कहा, ये रिश्ता सिर्फ दिखावे का है, दिल में नहीं। दिल में होता तो अजय की झोली में मोहब्बत न डालती। मैं भड़क गया, क्योंकि तुमने कभी वो खाली जगह ही नहीं छोड़ी जिसे भरा जाता। वो पलट गई। उसी रात मैंने खुद को शीशे में देखा। चेहरा वही था, लेकिन आंखें खाली लगी। मुझे पहली बार लगा कि ये जिद अब सिर्फ जिद नहीं, जख्म बन चुकी है। अगली सुबह जब मैं नीचे आया, काव्या और अजय बाहर झूले पर बैठकर हंस रहे थे। अजय ने मेरी तरफ देखकर कुछ कहा, शायद कोई बात दोहराई। काव्या हंसी। मैंने उनके बीच वो चीज देखी जो मेरे और उसके बीच कभी नहीं आई। फिर वे दोनों उठे और गेट की तरफ बढ़ने लगे। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। घर की फिजा बदली सी थी। 2 दिन से सब लोग अजीब सी खुशी में घूम रहे थे, जैसे कोई बड़ी खबर हो। मैं खामोशी से सबका चेहरा पढ़ता रहा, मगर किसी ने कुछ बताया नहीं। खाने के टेबल पर भी मुस्कुराहटें थीं और बात बार बार
अजय की तरफ मुड़ती थी और काव्या वो एक नई तरह से ही चमक रही थी। शाम को जब मैं लॉन में आया तो घर वाले अपनी ही बातों में व्यस्त थे। तभी छोटी चाची ने कहा, युवराज तुम्हें बताया नहीं, काव्या की मंगनी अजय से फिक्स हो गई है। अगले हफ्ते रस्म है। मेरा हाथ रुक गया, कब गिरने ही वाला था कि मैंने थाम लिया। गले में जैसे कांटे आ गए। नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब मैं पराया हूँ। ऊपर आया, कमरे में दरवाजा बंद किया, मोबाइल उठाया, मेल चेक किया। नया मेल था। मैं अब मंगनी करने वाली हूँ अजय से। अब बात आगे बढ़ गई है। तलाक के कागज जल्दी भेज दो। मैंने फोन दीवार पर दे मारा। वक्त जैसे रुक गया हो, अंदर कुछ उबलने लगा था। शावर चलाया पूरे प्रेशर पर। मैं खुद को जैसे ही बहते पानी के नीचे फेंक दिया, मगर सुकून नहीं आया। ना आंखें बंद हो सकी, न दिल ने खामोश रहने की इजाजत दी। तौलिया लपेट कर बाथरूम से निकला तो वो वहां बैठी थी, मेरे बेड के कोने पर, सफेद कमीज में, दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए। एक लम्हा लगा समझने में कि वो हकीकत है या कोई सपना। मैंने कदम धीरे धीरे रखे और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वो चौंकी, नजरें झुकाई, फिर झटके से पलटी। क्या बेशर्मी की हद है, कपड़े तो पहन लेते कम से कम। मैं हंसने लगा। भूल रही हो, मैं अपने कमरे में हूँ और तुम हो, जाओ यहाँ से। चुपके से आ गई हो और अब मुझे भाषण दे रही हो। दरवाजा बंद नहीं था तो मैं समझी कि शायद कोई नहीं है। वो बोलते बोलते रुक गई। मैं एक कदम और आगे बढ़ा। तुम जानती थी कि मैं यहाँ हूँ। तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें इस तरह देखूं, ऐसा सोचूं और फिर मैं भड़कूं। बकवास बंद करो। मैं सिर्फ बात करने आई हूँ, मंगनी के बारे में बताने या फिर झूठ की सफाई देने। मैं घुर्राया। वो खड़ी हुई, आंखों में चमक आ गई। हाँ, झूठ था। खुश हो गए ना? तुम्हें सिर्फ जलाने के लिए कहा था, ताकि तुम सच में कोई फैसला लो। मेरे अंदर जैसे बिजली सी दौड़ गई। तो अब मान लिया कि अजय सिर्फ तुम्हारी जिद का हथियार है? हाँ, क्योंकि तुमने कभी मेरी सच्चाई सुनने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा खामोश, बेपरवाह। वो चिल्लाई। मैंने उसकी बाजू पकड़ी, उसे दीवार से लगाया और पास जाकर धीमी आवाज में कहा, बेशरम, तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें देखने के लिए मुझे इजाजत की जरूरत नहीं। छोड़ो मुझे। वो जोर से धक्का देती हुई आगे बढ़ी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। तो फिर क्यों आई थी कमरे में? अगर झूठ से कोई जीत नहीं होनी थी, ये सब क्यों किया? क्योंकि मुझे जानना था कि तुम्हें कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं। मेरे हाथ खुद ब खुद धीमे पड़ गए। वो तुरंत दीवार से हटकर पीछे हो गई। बोली, अब साफ हो गया है कि तुम्हें बस कब्जा चाहिए, जज्बा नहीं। तुम मालिक बनना चाहते हो, साथी नहीं। मैंने गहरी सांस ली। तुम ये मान लो कि तुम सिर्फ अजय से बदला ले रही हो, क्योंकि उसके लिए तुम्हारी आंखें वैसे नहीं चमकती जैसे मेरे लिए चमकती थी। कुछ पल को उसके होंठ हिले, मगर वो कुछ बोली नहीं। तो चली जाओ, और हाँ, अगली बार मेरे कमरे में बिना इजाजत आने से पहले सोच लेना, क्योंकि अगली बार मैं सिर्फ तुम्हें रोकने पर नहीं, खुद को रोकने पर भी मजबूर नहीं रहूंगा। उसने पलटते हुए कहा, खुद को? तुम समझते क्या हो खुद को? वो जो तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है। दरवाजा बंद हुआ और मैं टूटकर बेड पर गिर गया। ये कोई साधारण झगड़ा नहीं था, ये जंग का पहला वार था और अब मुझे हारना नहीं था, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसके जाने के बाद कमरे की खामोशी बहुत भारी लगने लगी थी। मेरी उंगलियां दीवार पर लगातार चल रही थीं, जैसे किसी अंदरूनी जंग का नक्शा बना रहा हूं। मैं जानता था ये जो कुछ हुआ मामूली नहीं था। वो सिर्फ मुझे भड़काने नहीं आई थी, वो खुद भी अंदर से टूट रही थी। लेकिन एक बात तय थी, अब यह खेल दो तरफ का हो चुका था। अगली सुबह नाश्ते पर कोई जिक्र नहीं हुआ। वो सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आंखों में ठंडक, चेहरे पर खामोश तंज और लहजे में वो गूंज जो मुझे बेचैन कर देती थी। मैंने भी जाहिर किया जैसे कल कुछ भी नहीं बिगड़ा, लेकिन अंदर से हर पल मेरी सांसों में खरोंच पड़ रही थी। दोपहर को मैं बाहर निकला तो लॉन में वो अजय के साथ बैठी हुई दिखी। उसके हाथ में चाय का कप था और वो कुछ बोल रही थी, जिस पर अजय बार बार ठहाके लगा रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और मुझे लगा कि वो जानबूझकर जोर जोर से हंस रही है, जैसे मेरी तरफ भेज रही हो हर हंसी, हर लम्हा, हर नजर। जब दोनों अंदर दाखिल हुए तो मैं रास्ते में खड़ा था। वो मेरे पास से गुजरी, गर्दन ऊंची किए बिना किसी झिझक के। मैंने आवाज दी, काव्या। वो रुकी। अजय कुछ बोलने की कोशिश करने ही वाला था कि मैंने उसकी तरफ देखा और वो चुप हो गया। कुछ जरूरी बात है, अकेले में, मैंने सख्त लहजे में कहा। अजय ने काव्या की तरफ देखा।
वो थोड़ी देर मुझे घूरती रही, फिर बोली, ठीक है, आती हूँ। मैं सीढ़ियां चढ़कर चला गया। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। 5 मिनट के बाद दरवाजा खुला। वो अंदर आई, सफेद कुर्ती में, बाल खुले हुए, वही चमक, वही जिद। क्या है? मैं पलटा, उसकी तरफ कदम बढ़ाए। तुम क्या चाहती हो? साफ कह चुकी हूँ, अजय से शादी, तुमसे आजादी। और अगर मैं वो आजादी ना दूं तो फिर मैं खुद ले लूंगी। वो आगे बढ़ी। भगोड़ी, अदालत जाओगी या कोई और ड्रामा करोगी? मैंने तंज भरे अंदाज में कहा। तुम ड्रामा समझते हो मेरी जिंदगी को? तुम सिर्फ मेरी जिंदगी का एक धब्बा हो जो मैं मिटा देना चाहती हूँ। मैं आगे बढ़ा, गुस्से से उसकी बाजू को पकड़ा और एक झटके से उसे दीवार से लगा दिया। वो चौंक गई, पलकें तेज झपकाई, मगर आंखों में डर नहीं था, बस वही खामोशी। मैं उसके बिल्कुल करीब होकर बोला, क्या समझकर खेल रही हो? मेरा सब्र आजमाना बंद करो। ये जबरदस्ती है। उसकी आवाज भर आई। हाँ, वही जबरदस्ती जो तुम कर रही हो, मेरी बर्दाश्त के साथ, मेरी हदों के साथ। मैंने जोर से कहा, तुम कुछ भी कर लो, अब मैं तुम्हें नहीं चाहती। उसने कहा, मगर आवाज कमजोर थी। और तुम मेरे अंदर की वो आग हो जो जलाए बिना चैन नहीं लेने देती। मैंने उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर कहा। वो कल की तरह पलटी, फिर एकदम जोर से मुझे धक्का दिया। तुम्हें लगता है तुम जीत रहे हो? नहीं युवराज, तुम हार चुके हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी जगह याद दिलाने वाली औरत अब तुम्हारे काबू में नहीं है। मैं खामोश हो गया, उसे जाता देखता रहा। दरवाजा बंद हुआ। मैंने दीवार पर मुक्का मारा। उसी समय समझ आया, ये लड़ाई सिर्फ शब्दों की नहीं रही, अब ये पूरी जंग है, अधिकार की। और उसे आज की जो वो हर रोज मेरे अंदर बढ़ती जा रही थी। लेकिन मैं ये जंग किसी कीमत पर हारने वाला नहीं था। उस दिन के बाद मैंने खुद को थोड़ा पीछे कर लिया, कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो अपनी रोजमर्रा की तरह चलती रही और मैं बस देखता रहा, मगर अंदर एक सनसनी फैल चुकी थी। कुछ खटक रहा था, कोई बात, कोई अंदाज, अजय का लहजा, उसका व्यवहार, सब कुछ। बात पूरी तरह से साफ तब हुई जब एक रात मैं गुजर रहा था और सामने वाली दीवार के पास रोशनी कम थी, लेकिन आवाज साफ थी। काव्या अजय के साथ खड़ी थी, कुछ संजीदगी से बात कर रही थी। मैं रुक गया। आवाज धीमी थी, लेकिन हर बात तीर की तरह दिल में लग रही थी। अजय कह रहा था, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं किया होता तो कभी तुम्हारे साथ ये बातें नहीं करता, मगर अब युवराज वापस आ चुका है और वो तुम्हें अपने अधिकार में करने पर तुला हुआ है। सोच लो, अगर तुम्हें तलाक नहीं मिला तो मेरा इंतजार भी खत्म हो जाएगा। काव्या की आवाज हल्की सी कांपती हुई सुनाई दी। नहीं, वो मुझे जल्दी ही तलाक दे देगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अजय ने हंसते हुए कहा। भरोसा? जिस लड़की को 12 साल की शादी के बाद भी ये नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, उस पर मैं कैसे भरोसा कर लूं? मैं वैसे भी ये सब यूं ही शुरू किया था। अब अगर प्यार हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन अब मैं तमाशा नहीं बनना चाहता। मेरे कदम जमीन में धंस गए। मेरे सामने सब कुछ साफ हो चुका था। वो सिर्फ खेल रहा था। मैंने एक पल भी नहीं गंवाया। अगले ही पल मैं रोशनी में आया। काव्या और अजय दोनों चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? मेरी आवाज इतनी ठंडी थी कि काव्या भी घबरा गई। अजय तुरंत सीधा खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्यों छुपकर सुन रहे थे? मैं आगे बढ़ा और एक जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर मारा। वो जमीन पर गिरा, लड़खड़ाकर उठने की कोशिश करने लगा। युवराज, काव्या चीखी, क्या कर रहे हो तुम? मैं उसके पास गया, गिरेबान से पकड़ते हुए कहा, तू मेरे सामने बकवास मत कर अजय। अभी वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखा दूंगा। अजय ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि काव्या तुम्हारे साथ रहना चाहती है? वो मुझे चाहती है। अच्छा, मैं हंसा। तुम तो खुद अपने आप के ही नहीं हो। स्टेटस और फायदे की खातिर किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। काव्या ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। उसी वक्त घर के लोग आ गए, दादाजी, पापा, दादी, चाचा, सब। ये क्या हंगामा है? युवराज, तुमने इसे मारा क्यों? ये क्या तरीका है? सबकी निगाहें मुझ पर थीं। मैं चुप रहा। दादाजी ने सख्ती से पूछा, जवाब दो, ये क्या हरकत थी? मैंने बस इतना कहा, यह आदमी काव्या से मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। अजय ने मुंह पर हाथ रखकर खून साफ किया और बोला, ये झूठ बोल रहा है। ये बस खुद को पति समझकर घमंड में पागल हो रहा है। मैं सबूत दे सकता हूँ। मैंने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की जिसमें अजय की सारी बातें थीं। पूरा घर जैसे पत्थर का हो गया। सब चुप। कमरे में सन्नाटा छा गया। अजय नजरें चुराकर बाहर निकल गया। दादाजी ने धीरे से कहा, सब बाहर जाइए। सब लोग निकल गए, सिर्फ मैं और काव्या रह गए। काव्या चुप थी, खामोशी से दरवाजे को देखती रही, जैसे वहां कुछ और हो। मैं धीरे से बोला, अब समझ में आया
ये सिर्फ दिल लगी नहीं, ये मोहब्बत है। वो मेरी तरफ बढ़ी लेकिन उसने नजर नहीं मिलाई। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, अपनी जुबान से, अपनी चालों से और इस तरह के दरिंदों से। मैं खुद को संभाल सकती हूँ युवराज। उसकी आवाज नरम थी मगर कमजोर नहीं। फिर क्यों हर बार अजय को जस्टिफाई करती हो? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, क्योंकि मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती थी। तुमने कभी वो बात ही नहीं की जो यकीन पैदा करे। मैं आगे बढ़ा, धीरे से उसके करीब जाकर कहा, ये जो अभी किया सिर्फ किसी पति होने के नाते नहीं, एक मर्द होने के नाते किया है। तुम चाहो या न चाहो, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, न मोहब्बत में न जंग में। वो पलटकर चली गई मगर मैं जानता था कि उसके अंदर कुछ बदला है। शायद पहली बार मेरे शब्दों ने उसके दिल की दीवार पर दस्तक दी थी और शायद इस बार दरवाजा खुलने ही वाला था। सुबह नाश्ते की टेबल पर दादाजी ने जैसे एक बम फेंक दिया। 1 महीने के लिए काव्या और युवराज एक ही छत के नीचे रहेंगे, इसी घर में एक दूसरे के साथ। उसके बाद फैसला होगा। पूरी टेबल पर सन्नाटा पसर गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। काव्या का चम्मच रुक गया। मेरी आंखों में सवाल लहराया मगर दादाजी का लहजा ऐसा था जिस पर कोई बहस नहीं हुई। ताई जी कुछ बोलने लगी थी लेकिन दादाजी ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश कर दिया। बस, बहुत हो चुका, अब तमाशा बंद होगा। फैसला सिर्फ इन दोनों के बीच होगा, किसी की बिना दखल अंदाजी के। मैं खड़ा हो गया। काव्या ने एक पल को मेरी तरफ देखा, फिर अपनी चाय की प्याली की तरफ झुक गई। उसका खामोश रहना मेरे लिए नया नहीं था मगर अब हर खामोशी के पीछे कुछ और छुपा था। उसी शाम हमें ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दिया गया, जहां ड्राइंग रूम, एक किचन और एक छत थी। दादाजी ने हल्के अंदाज में कहा, तुम दोनों को थोड़ी देर अकेले में रहने की जरूरत है। रिश्ते दवाओं में नहीं पनपते। ऊपर आते ही कमरे का दरवाजा खोलते हुए मैंने आवाज दी, दरवाजा खुला रखना। अगली बार अगर जबरदस्ती दरवाजा तोड़ा तो तुम ही शोर मचाओगी। अंदर से आवाज आई, तुम्हारी दीवारें तोड़ने का कोई इरादा नहीं है, आदत सिर्फ बातों की है। मैं मुस्कुरा दिया। अजीब सा सुकून आया। रात को छत पर चहलकदमी करते हुए मैंने काव्या को बैठे देखा, गोद में किताब, हाथ में चाय, बाल खुले हुए, पैर नंगे। कुछ समय मैं खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ा। क्या पढ़ रही हो? तुम्हें कोई दिलचस्पी है? नहीं, बस पूछ लिया। तुम्हारे जवाब का फायदा तुम्हारी ये औकात याद दिलाती है। जुबान शायद अब संभालने का वक्त आ गया है। उसने किताब बंद की और कहा, तुम्हारा जबरदस्ती का प्यार शायद अब खत्म करने का वक्त आ गया है। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, सिर्फ मौका दे रहा हूँ तुम्हें कि खुद को समझो कि तुम कहाँ खड़ी हो और तुम कहाँ हो, इस दरवाजे पर जिसे तुम खोलने से डरती हो। उसने कुछ नहीं कहा, चाय की प्याली उठाई और नीचे चली गई। अगले दिन बारिश हुई, तेज, लगातार। बिजली भी चली गई। घर के सब लोग नीचे थे और हम दोनों ऊपर, एक ही छत के नीचे। मैं किचन में चाय बना रही थी। उसे ऑफर की तो वो खामोशी से प्याली लेकर बैठ गई। तुम्हें चाय बनाना कब आया? जब कोई तुम्हें चाय बनाकर ना दे तब खुद सीखनी पड़ती है, और जब कोई तुम्हें रिश्ता देकर छोड़ दे तब भी खुद को संभालना पड़ता है। तभी तो कहता हूँ अब छोड़ने नहीं, निभाने आया हूँ। बहुत देर कर दी तुमने। देर तब होती है जब कोई लौटता नहीं। वो चुप हो गई। उसी रात मैंने लॉन्ज में सोफे पर सोने का फैसला किया। वो कमरे में बंद थी। मैंने सोचा शायद शांति रहे। रात के तकरीबन 3 बजे मैं पानी पीने उठा। रोशनी जल रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। काव्या बैठकर रो रही थी। मैं रुक गया। बिना आवाज के देखा, उसके हाथ में फोन था और स्क्रीन पर अजय का नाम, लेकिन वो कॉल नहीं कर रही थी, बस उसका नंबर देख रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। मैं वापस पलट गया। कोई दरवाजा खटखटाना मुनासिब नहीं लगा। अगली सुबह आम दिनों की तरह ही खामोश थी। नाश्ते पर कुछ नहीं कहा। किचन में बर्तन धोते हुए मैंने पूछा, अजय का क्या हाल है? उसने हाथ रोककर मेरी तरफ देखा। क्यों पूछ रहे हो? जलन है या हमदर्दी? बस जानना चाहता हूँ। तुम अभी भी उसी तरफ हो या वापस सोचने का वक्त आया है? मैंने उसे सोचना भी बंद कर दिया है। बस जो होना है होने दो। तो फिर तुम रहो, मैं देखता हूँ कैसे अपने फैसले के साथ अकेला छोड़ती हो। युवराज। वो रुकी। पहली बार मेरा नाम वैसे पुकारा जैसे बरसों से नहीं पुकारा था। मैं पलटा। क्या कभी तुम्हें पछतावा हुआ? मैं रोज हर रात पछतावे में ही जीती रही, पर पछतावे की कीमत तुमने चुकाई है, मैंने नहीं। इसीलिए अब तुम्हें अपनी कीमत दिलाने याद आया हूँ। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर पलट गई। हम 1 महीने की इस कैद में जैसे रोज थोड़े थोड़े बदलने लगे थे। चाय के कप टकराते थे, नजरें मिलती थीं, बातें कटती थीं और खामोशी एक अलग जुबान बोलती थी। ये कैद अब सजा नहीं, नजदीकियां बनने लगी थी और मुझे यकीन था अब की बार दरवाजा खुलने ही वाला है। 5 दिन हो चुके थे।
हम एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन सिर्फ ताने फेंकने के लिए। किसी दिन चाय पर झगड़ा, किसी दिन खाने पर। हर छोटी बात पर जुबान की चोट बढ़ती जा रही थी। अभी एक उलझन में बदलने लगी थी। उसी शाम वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जमा की हो। मैं वापस नीचे जाना चाहती हूँ। क्यों? मैंने मोबाइल से नजरें हटाए बिना कहा। क्योंकि ये सब फिजूल है। 1 महीने की जबरदस्ती से कोई रिश्ता ठीक नहीं होता। तुम्हें लगता है मेरी खामोशी कमजोरी है? नहीं, मैं सिर्फ बर्दाश्त कर रही हूँ खत्म करने के लिए। मैंने आंखें घुमाकर उसे देखा। बर्दाश्त तो मैं भी कर रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारी बातें, तुम्हारी झूठी चालें, सब कुछ झूठ है ना? वो चिल्लाई। तुम्हें पता भी है मैं कितनी टूट चुकी हूँ? तुमने कभी पूछा, कभी जानना चाहा? मैं पूछूं? जब तुम्हें हर बार सिर्फ भागने की पड़ी हो, जब तुम्हारी जुबान पर सिर्फ अजय का नाम होता है, क्योंकि वो कम से कम मेरे एहसास का मजाक तो नहीं उड़ाता। उसे तो मेरी आंखों का भी मतलब नहीं पता, और मैं वो हूं जो तुम्हारी खामोशी पड़ता है। फिर भी तुम उसके साथ जाना चाहती हो? वो एक लम्हे को चुप रही, फिर बोली, हाँ, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर मरना इससे बेहतर है कि किसी और के साथ जीना सीखूं। मैं गुस्से में पानी का गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा। जाओ, फिर तुम्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करूंगा, कभी नहीं। न 12 साल पहले और न अब। तुमसे तो दुश्मन भी बेहतर होते हैं। वो चीख कर कमरे से निकल गई। दरवाजे की धमाकेदार आवाज कमरे में गूंज गई। मैं देर तक बैठा रहा, आंखें बंद की, सांस काबू में लाने की कोशिश की। कुछ भी सुकून नहीं दे रहा था। अगले दिन सुबह 6 बजे के करीब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मेरी दादी की आवाज आई, युवराज, जल्दी नीचे आओ, काव्या का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं बिना कुछ पहने सिर्फ चप्पल डालकर दौड़ता हुआ नीचे आया। सब घरवाले परेशान थे। अजय भी मौजूद था, लेकिन खामोश, दीवार से लगा हुआ। कहाँ है वो? कहाँ लेकर गए? मेरी आवाज भर्रा गई थी। वो बाहर गई थी और उसकी कार स्लिप कर गई। बाहर बारिश हो रही थी। मेरी बहन की जुबान लड़खड़ा रही थी। मैंने किसी की बात नहीं सुनी, गाड़ी निकाली और तेजी से अस्पताल की तरफ दौड़ा। बारिश अभी भी हो रही थी। हर कतरा जैसे मेरे शरीर में सुराख कर रहा था। अस्पताल पहुंचा, नर्स ने रोका, लेकिन मैं अंदर चला गया। वो इमरजेंसी रूम में थी। माथे पर पट्टी, बाजू पर बैंडेज और आंखें बंद। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। किसी का भी सामना करने के काबिल नहीं था। कुछ देर बाद जब अंदर जाने की इजाजत मिली, मैं धीरे से अंदर दाखिल हुआ। बेड के पास जाकर बैठा, उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम चली गई तो मैं भी तुम्हारे साथ खत्म हो जाऊंगा। उसके हाथों में हल्की सी हरकत हुई। मैं चौंका। उसने धीरे से आंखें खोली। आंखें बेहोशी से भरी थीं, आवाज धीमी। तो फिर रुक क्यों गए थे इतने साल? रुक क्यों गए थे युवराज? तुम क्यों नहीं आए जब मैं तुम्हारी एक तस्वीर देखकर सोई थी, जब मैं तुम्हारे हर लेटर के इंतजार में बड़ी हो रही थी? मैंने उसके हाथ पर होंठ रख दिए, क्योंकि मैं बुजदिल था, क्योंकि मैं खुद से भाग गया और तुम्हें भी अपने साथ ले गया। अब क्यों आए हो? क्योंकि अब खुद से और तुमसे भागने की हिम्मत नहीं है। वो आंखें बंद करके लेटी रही, लेकिन हाथ मेरे हाथ पर सख्ती से बंद हो गया। मेरी आंखों से वे आंसू गिरे जिन्हें मैं बरसों से रोक रहा था। ये वो पल था जब मैं टूटा और शायद पहली बार पूरा हुआ। अस्पताल से वापसी पर मैं पूरी तरह से खामोश था। रास्ता, बारिश, गाड़ी की वाइब्रेशन, सब कुछ गूंगा हो गया था। काव्या होश में थी। डॉक्टर ने कहा था कि खतरा टल गया है, लेकिन मेरे अंदर जो कुछ चुप था वो अब बोलने पर मजबूर हो रहा था। रात का खाना नीचे रखा गया, लेकिन मुझे भूख नहीं थी। दादाजी ने इशारे से बुलाया। मैं बिना कोई सवाल किए उनके कमरे में गया। वो लेटे थे, कमजोर, लेकिन उनकी आंखें रोशन थीं। बैठो युवराज। मैं उनके सामने फर्श पर बैठ गया, जैसे कोई बच्चा अपने जुर्म का कबूलनामा करने आया हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराए। बहुत कुछ हो चुका है ना? तुम टूटे हो, लेकिन ये टूटना जरूरी था, वरना तुम कभी समझते नहीं। मैं खामोश रहा। मुझे हमेशा यही लगा कि तुम्हें मजबूर किया गया, एक शादी में बांधकर तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ली गई। लेकिन तुमने ये कभी नहीं पूछा कि वो शादी क्यों हुई। मैंने धीरे से सिर उठाया। उनकी नजर सीधी मेरी आंखों में थी। तुम्हारी माँ युवराज। वो कभी ज्यादा बोलती नहीं थी, जज्बात अंदर रखती थी, मगर एक बात वो बार बार कहती थी अपनी दुआ में अपने भगवान से, कि उसकी सबसे अच्छी सहेली की बेटी उसके बेटे की पत्नी बने। मेरे गले में कुछ फंस गया। काव्या, तुम्हारी शादी में सिर्फ रिवाज नहीं था, वो तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी। उसने अपनी सहेली की बेटी को अपनी बहू बनाने की प्रार्थना की थी। वो चाहती थी कि तुम्हें एक ऐसी लड़की मिले जो उसकी आंखों से देखी हुई हो, जिसमें वो अपनी परछाई समझती हो। मैं घबराकर नजरें चुरा ली।
तुम्हारी माँ ने अपनी सहेली और उसके पति के देहांत के बाद काव्या की पूरी जिम्मेदारी ली थी, और फिर तुम्हारी माँ के देहांत के वक्त उसकी जुबान पर सिर्फ 2 शब्द थे, युवराज की शादी काव्या से। मेरे सीने में जैसे कुछ धड़कना बंद हो गया, इसीलिए हमने शादी की। उस वक्त हमें लगा कि तुम्हारे लिए ये बेहतर है, तुम दोनों एक दूसरे को वक्त के साथ समझोगे, लेकिन हम भूल गए थे कि रिश्ते सिर्फ इच्छा से नहीं बनते, उनमें वक्त, एहसास और सच्चाई डालनी पड़ती है। और वो सच मुझे अब बताया गया। मेरी आवाज भीग चुकी थी। अब वक्त आ गया है जानने का। तुम समझ चुके हो कि रिश्ता कितना नाजुक होता है। अब इस रिश्ते की असली जड़ जानना जरूरी था। मैं कुर्सी की पीठ पर टेक गया, आंखें बंद कर ली। मेरी माँ, काव्या, सब कुछ एक नया मतलब ले चुका था। मैं वापस ऊपर आया। कमरे की लाइट बंद थी। मैं खामोशी से काव्या के कमरे के दरवाजे के पास गया। दरवाजा खुला था। वो बिस्तर पर लेटी थी, आंखें खुली थी, सोई नहीं थी। नींद नहीं आ रही? पानी चाहिए? नहीं। मैं अंदर आ गया, कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ? दादाजी से बात हुई। वो थोड़ा सीधी हुई। क्या कहा उन्होंने? मैंने गहरी सांस ली। पता चला तुम मेरी किस्मत में यूं ही नहीं आई। तुम्हें मेरे लिए मांगा गया था। मेरी माँ की आखिरी प्रार्थना तुम थी। वो पल के झपकाने लगी, जैसे कुछ सुनने से डर रही हो। मुझे लगा था ये सब बस इत्तेफाक है, ये जबरदस्ती है, लेकिन नहीं। तुम वो ख्वाहिश हो जो मेरे लिए लिखी गई थी। सिर्फ मैं दिल से समझा। उसकी आंखों में नमी चमकी। तो अब क्या करोगे? अब वो सब वापस दूंगा जो तुमसे छीना गया। वक्त, जगह, अधिकार और इज्जत। वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं चाहती थी कि तुम खुद समझो, किसी को बताना ना पड़े। तो मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है काव्या। अब मैं खुद को साबित करूंगा। मैं उठा, कमरे से बाहर निकला। कदम धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े, और हर कदम के साथ मैं ये जान चुका था कि अब ये रिश्ता सिर्फ मेरे गुरूर का नहीं, मेरी माँ के सपनों का भी कर्ज है। अब मुझे ये कर्ज दिल से चुकाना था। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि दिल को काबू में रखने की कोशिश में मैं खुद को ही खो रहा था। दादाजी से बात के बाद मैं हर ये यकीन लेकर काव्या के सामने गया था कि वो अब चुप नहीं रहेगी, सब कुछ साफ हो जाएगा। मगर जो जवाब मिला वो मेरे ख्वाब ख्यालों में भी नहीं था। काव्या मेरे सामने बैठी थी, चेहरे पर सुकून, लेकिन आंखों में वही जिद। वही खामोशी से चाय की चम्मच हिला रही थी, जैसे शब्दों को घुमा रही हो। कुछ कहना है? मैंने पूछा। हाँ। वो रुकी। तुम तब छोड़ गए थे, अब साथ चाहते हो? मैंने नजरें उसकी आंखों में गड़ा दी। पहले खुद बताओ, अपनी हेकड़ी तोड़ो और खुद को मेरे काबिल बनाकर दिखाओ। मेरे अंदर कुछ गहराई से बैठ गया। यानी अब तुम शर्त रखोगी? हाँ, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से रिश्ता तोड़ने की कोशिश की थी। अब उसे जोड़ने के लिए मेरी शर्तों पर चलोगे? क्या चाहती हो? मैंने भारी आवाज में कहा। सब कुछ, वो सब जो तुमने छीन लिया। वक्त, भरोसा। मैं खामोश हो गया। एक हफ्ते में तुम कोई भी नाराजगी नहीं दिखाओगे, कोई हुक्म नहीं चलाओगे, और ना मुझ पर गुस्सा करोगे। अब तुम इस हफ्ते को बर्दाश्त कर गए, तब सोचूंगी कि तुम बदल गए हो। ये सब ड्रामा लगता है? मैं यहाँ आया हूँ ड्रामा? तुमने 12 साल किया है। अब अगर एक हफ्ता तुम्हें इतना बड़ा लग रहा है तो ये रिश्ता तुम्हारे बस की बात नहीं। उसकी आवाज में वो शक्ति थी जिसने मुझे झुका दिया। ठीक है, मंजूर है। मैं उठा। तुम्हारे हर नियम पर खुद को रखूंगा और देखता हूँ कौन पहले टूटता है। अगला दिन अजीब सा गुजरा। मैंने खुद पर काबू रखा। हर छोटी बात पर कुछ कहने का मन किया, लेकिन मैं चुप रहा। वो रात को जानबूझकर लॉन्ज में मेरे बराबर वाले सोफे पर आकर बैठ गई। कल मेरी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन है, तुम चलोगी साथ? चलूंगा, सिर्फ पति बनकर। चाहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। शायद मेरे लहजे में तंज ढूंढ रही थी, लेकिन कुछ मिला नहीं। अगले दिन मैं वक्त पर तैयार था, उसे लेने गया। दरवाजा खुला, वो आई, नजरें मिलाई, फिर झटक कर पीछे देखने लगी। गाड़ी में खामोशी रही। रास्ते में एक मोड़ पर वो बोली, मैं सच में चाहती थी कि अजय मुझे समझे, सुने, लेकिन अब लगता है कि तुमने सुनना शुरू किया है। अभी सिर्फ सुना है, समझना और अमल करना इसी हफ्ते में देख लेना। यूनिवर्सिटी में मैं पीछे खड़ा रहा। उसने अपना प्रेजेंटेशन दिया, सबने तालियां बजाईं। वो वापस आई और बोली, मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगे। मैंने वादा किया था। तुम वादा कम, भूल ज्यादा करते हो। अब नहीं भूलूंगा। अगले दिन वो बाजार गई, मैं साथ था। बैग्स उठाता रहा, कभी शॉपिंग बैग्स, कभी कपड़ों के सजेशन। वो पूछती रही, मैं जवाब देता रहा। फिर अचानक मेरी तरफ देखकर बोली, तुम सच में बदल रहे हो या बस एक्टिंग कर रहे हो? अगर एक्टिंग होती तो कब का फेल हो चुका होता। रात को खाने की टेबल पर वो खामोश थी। मैंने पूछा, खाने में कुछ पसंद नहीं आया? नहीं,
सोच रही हूँ तुमने कुछ वापस छोड़ा है या दिल में अभी भी कुछ बाकी है। मैंने अपनी जिद, अपना गुरूर वहीं छोड़ दिया जहाँ तुम्हें पहली बार नजरअंदाज किया था। अब सिर्फ तुम हो और तुम्हारा इम्तिहान। 5 दिन गुजर चुके थे। छठे दिन उसने नया सवाल किया। आज मेरे साथ चलो, कुछ बच्चों से मिलना है, डोनेशन देना है और काम संभालना है। चलो, कोई बहस नहीं, तुम जो कहोगी वही होगा। हम वहां पहुंचे। बच्चे खेल रहे थे, हंसी और किलकारियां गूंज रही थीं। एक बच्ची ने मुझसे कहा, अंकल आप भी मेरे पति बनोगे? मैं हंसा, नहीं बेटा, मैं तो पहले से ही बंधा हुआ हूँ। वो मैडम पीछे खड़ी थी, सब देख रही थी। वापसी पर गाड़ी में उसने कहा, शायद तुम वाकई बदल रहे हो। शायद नहीं, यकीन होना चाहिए। 7वां दिन शाम को वो मेरे पास आई। मेरे हाथ में किताब थी। उसने आकर छीन ली। युवराज, अगर तुम ना बदले होते तो मैं तुम्हें कभी दोबारा अपनी जिंदगी में ना लाती, लेकिन अब लगता है शायद मैं एक बार फिर वही लम्हा जीना चाहती हूँ जब शादी वाले दिन मेरे कांपते हाथों में तुम्हारा हाथ पकड़ाया गया था। मुझे लगा ये इम्तिहान सिर्फ पूरा नहीं हुआ बल्कि मैं पहली बार इसमें कामयाब भी हुआ। हफ्ता पूरा हुआ तो घर की फिजा में एक अलग सा सुकून फैल चुका था। वो छोटे छोटे पल, चाय की महक, उसकी आंखों में नरम चमक और मेरे अंदर पलटते हुए शब्द बदल चुके थे। कोई ऐलान नहीं हुआ, ना उसने हाँ कहा, ना मैंने दोबारा कुछ मांगा, मगर हमारे बीच जो खामोशी थी वो पूरी तरह से इकरार बन चुकी थी। दादाजी ने सबसे पहले बात की, अगर अभी भी कोई शक है तुम दोनों में तो उम्र भर की परेशानी मत सुनो, और नहीं तो इस शादी को पक्का करो। इस बार दिल से। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। वो मेरे सामने बैठी थी, नजरें नहीं चुरा रही थी। वो पहली बार बिना आवाज के हाँ बोल चुकी थी। अगले दिन सब कुछ सादगी से तय हुआ। ना कोई बड़ी बारात, ना फिजूल की रस्में, सिर्फ करीबी लोग, खूबसूरत कपड़े, गुलाबों की हल्की खुशबू और वो पल जिसे मैं खुद से कई बार इनकार करता रहा था। आज वो मेरे सामने बैठी थी। आज मेरे चेहरे पर बरसों बाद सुकून आया था। जब शादी की एक एक रस्म निभाई तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उसकी मांग में सिंदूर भरा, जब उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया और जब उसका हाथ पकड़कर 7 फेरे लिए। उसने मेरा हाथ धीरे से पकड़ा जो बरसों पहले उसके छोटे हाथों से जोड़ दिया गया था, आज उसके वजूद के साथ बंध गया। मैंने हाथ मजबूती से पकड़ा। वो झुकी और धीरे से मेरे कान के पास आई। उसकी सांसें मेरे गले से टकराईं। अब की बार भी छोड़कर गए तो तुम्हें भूलने से पहले खुद को मार दूंगी। मेरे अंदर जैसे कुछ हिल गया। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो वाकई हल्की सी कमजोर लग रही थी, मगर उसकी बात में सच्चाई छिपी थी। मैं उसके कान के पास झुककर बोला, अब की बार जान भी देनी पड़ी तो तेरे कदमों में दूंगा। कुछ पल हम यूं ही बैठे रहे, ना कोई शोर, ना कोई ताली, ना कोई दिखावा, बस 2 इंसान जिन्होंने सब कुछ झेला, सहा और आखिरकार अपने भगवान के आगे वो वादा किया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। शादी के बाद हम धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़े। सब पीछे छूट गया। दादाजी ने बस इतना कहा, आज से तुम दोनों एक दूसरे की पनाह में हो और पनाह कभी भी कमजोर नहीं होती। ऊपर वाले पोर्शन में दाखिल होते ही वही जगह जहां कभी दूरियां थीं, आज एक दूसरे के साथ की शुरुआत हो रही थी। कमरे में दाखिल होते ही वो रुकी, पलटी और मुझे देखा। याद है जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तुमने कहा था ये मेरा कमरा है? याद है, आज भी यही कमरा है, मगर आज तुम मेरे साथ हो। मैं मुस्कुराया। ये कमरा सिर्फ हमारा है, सिर्फ जगह ही नहीं, सब कुछ अब हमारा है। खुशियां, दर्द, वक्त और दिल। वो धीरे से चलते हुए बेड पर बैठी। मैं उसके साथ बैठा। हमारे बीच ना खामोशी थी ना गुरूर, सिर्फ वो सुकून था जो बरसों की तपिश के बाद नसीब होता है। जानती हो काव्या, तुम मेरी पहली जिद थी, फिर पहला अहंकार, फिर मेरा गुनाह, लेकिन आज तुम मेरी प्रार्थना हो। उसने मेरे कंधे पर सर रखकर कहा, और तुम मेरी सजा थे जो अब मेरे लिए आजादी बन गए हो। बाहर चांदनी फैली हुई थी, कमरे में रोशनी थी और हमारे दिल में वो प्रार्थना जिसे हमारी माँ ने बरसों पहले मांगा था, आज पूरी हो चुकी थी। अब ना कोई ईमेल था, न तलाक का शब्द, न अजय, न भागने की कोशिश, सिर्फ हम थे और एक वादा कि अब की बार छोड़कर नहीं जाएंगे। जिंदगी ने हमें मुश्किलों में डाला था, हमने खुद को खोया, गिराया, तोड़ा, लेकिन प्यार ने हमें फिर से जोड़ दिया था। ये शादी सिर्फ नाम की नहीं रही थी, ये शादी दिल से हुई थी और हमने प्यार का ताज पहन लिया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें
और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।